नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम द तारीख। आज किताब बाला के साथ आप देखेंगे इजराइल के प्लेन हाईजैक की कहानी। किस्सा ऑपरेशन थंडरबोल्ट का। ऑपरेशन थंडरबोल्ट किसी विदेशी ज़मीन पर हुआ दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और ख़तरनाक कमांडो मिशन माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1976 की तारीख से। दिन था रविवार। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट नंबर 139। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 259 लोग बैठे हुए थे। प्लेन का डेस्टिनेशन पेरिस था, लेकिन रास्ते में वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में लैंड हुआ। एथेंस से जैसे ही प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी, एक बड़ी गड़बड़ हो गई। प्लेन के पायलट कैप्टन मिशेल बाकोश ने कुछ तेज़ आवाज़ें सुनी। उन्होंने मुख्य इंजीनियर को भेजा। जैसे ही इंजीनियर ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला, सामने से एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में हथगोला लिए खड़ा था। इस शख्स का नाम था विल्फ्रेड बोस। उसके साथ में एक लड़की भी थी। दोनों तेज़ी से कॉकपिट के अंदर घुसे और प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। विल्फ्रेड बोस ने पायलट से प्लेन लीबिया की ओर मोड़ने को कहा। प्लेन अब अपने डेस्टिनेशन से दूसरी दिशा में जा रहा था, लेकिन कहाँ, ये बात ना पायलट को पता थी ना यात्रियों को। कुछ घंटों बाद प्लेन एक एयरपोर्ट पर उतारा। प्लेन का दरवाज़ा खुला और भारी भरकम काया वाला एक शख्स प्लेन के अंदर घुसा। यात्रियों ने जैसे ही उसे देखा, उन्हें समझ आ गया वो पूर्व अफ्रीका के देश युगांडा पहुंच चुके हैं। प्लेन में दाखिल होने वाला शख्स और कोई नहीं, युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन दादा था। ईदी अमीन, जिसे युगांडा का कसाई कहा जाता था, जिसने लाखों लोगों को मरवा डाला था। बातें यहाँ तक चलती थीं कि वो शवों के साथ एकांत में रहना पसंद करता था। ईदी अमीन ने मुस्कुराते हुए यात्रियों को और देखा और बोला, अब हम आपको छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, प्लेन किसने हाईजैक किया और क्यों? दरअसल प्लेन के दो मुख्य हाईजैकर जर्मनी के एक आतंकवादी संगठन रिवॉल्यूशनरी सेल्स आरजेड के मेंबर थे। आरजेड ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन नाम के एक संगठन के साथ मिलकर इस प्लेन को हाईजैक की प्लानिंग की थी और उसका सारा उद्देश्य अपने 51 साथियों की रिहाई, जिसमें से 40 इजराइल की जेल में बंद थे। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, युगांडा के राष्ट्रपति हाईजैकर्स की अवभगत क्यों कर रहा था? जवाब यूं है कि ईदी अमीन और इजराइल में कभी बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। ईदी अमीन जब युगांडा का सेना का मेजर हुआ करता था, जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसे पैराशूटिंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। आगे जाकर जब उसने युगांडा की सत्ता का तख्ता पलट किया था, तब भी इजराइल ने अपने इंजीनियर और टेक्नीशियन भेजकर ईदी अमीन की काफ़ी मदद की थी। इजराइल के लोग व्यापार करने के लिए युगांडा पहुँचे। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर ईदी अमीन ने अपने पड़ोसी देश तंजानिया के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस बार भी उसने इजराइल से मदद मांगी, लेकिन इजराइल ने इनकार कर दिया। ईदी अमीन गुस्से से भर उठा। उसने सारे इजरायली लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसने लीबिया के तानाशाह
मुअम्मर गद्दाफ़ी से नज़दीकियां बढ़ाईं। गद्दाफ़ी ने युगांडा को हथियार दिए और बदले में ईदी अमीन ने इजराइल के विरोध में गद्दाफ़ी के साथ देने का वादा किया। उसने अपने देश में यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया और कहने लगा, हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था वह बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। 1976 तक ईदी अमीन इजराइल का कट्टर दुश्मन बन चुका था, इसलिए जब उसे प्लान हाईजैकिंग का पता चला तो उसने खुले हाथों से आतंकियों की मदद की पेशकश की। हाईजैक हुआ प्लेन युगांडा के एताम्बे एयरपोर्ट पर उतारा गया था। सरकार परेशान थी। पॉलिसी के अनुसार वो आतंकियों से बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार स्थिति बिकट थी। प्लेन में 90 के करीब इजरायली नागरिक थे। उनके परिवार वालों को किसी भी हालत में अपने लोगों की रिहाई चाहिए थी। उन्होंने सरकार पर आतंकियों से बातचीत करने का दबाव डाला। सरकार के पास 2 दिन का वक्त था। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इन 2 दिनों में हाईजैकर्स ने एक और काम किया। उन्होंने इजरायली और नॉन इजरायली लोगों को अलग अलग कर दिया और नॉन इजरायली लोगों को रिहा कर दिया और उनके देश भेज दिया। बहरहाल इजराइल की सरकार पर हर सेकंड दबाव बढ़ता जा रहा था। वह अपने लोगों को रिहाई के लिए कुछ करे। इजरायली सेना के कमांडर्स ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात शुरू हुई, लेकिन 4,500 किलोमीटर दूर दुश्मन देश में ऑपरेशन करना लगभग असंभव सी बात थी और ये भी ठीक ठाक पता नहीं था कि प्लेन लैंड कहाँ हुआ था। कई दिनों की प्लानिंग के बाद एक ऑपरेशन की रूपरेखा बनी। प्लान यूँ था कि इजराइल की नेवी कमांडो को युगांडा की विक्टोरिया झील में ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद वो लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे और आतंकियों को मार गिराएंगे। इससे बड़ा सवाल यह भी था कि इजरायली नागरिकों को वापस कैसे लाया जाएगा। ईदी अमीन की मंजूरी के बिना ये काम नहीं हो सकता था। इसलिए इजराइल की सरकार ने ईदी अमीन को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। कई डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने ईदी अमीन से बात की। यासर अराफात तब फिलिस्तीन का सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपना एक सहायक हाईजैकर्स से मिलने भेजा, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इजराइल की तरफ से ईदी अमीन को ये भी प्रस्ताव दिया गया कि अगर वो मदद करेंगे तो अगला शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। ईदी अमीन ने सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए। उनकी मदद के बिना नेवी का ऑपरेशन संभव नहीं था, इसलिए उसे ड्रॉप कर दिया गया। इस ऑपरेशन को ड्रॉप करने का एक कारण यह भी था कि विक्टोरिया झील में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे, इसलिए उसमें उतरना बहुत खतरनाक भी था। इसके बाद एक दूसरे ऑपरेशन की रूपरेखा बनी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन की प्लानिंग के पीछे एक दिलचस्प वाकया यह है, जब इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को बचाने का रास्ता
योनातन नेतन्याहू। यही योनातन नेतन्याहू के छोटे भाई वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ऑपरेशन तैयार था, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए और कुछ वक्त की ज़रूरत थी, जो ही सबसे ज़्यादा कम था। हाईजैकर्स ने धमकी दी थी कि 1 जुलाई के बाद यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। इजरायली सरकार ने 30 जून को ऐलान किया कि वो हाईजैकर्स से बात करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से उन्हें 3 दिन की और मोहलत मिल गई। अब थी ऑपरेशन की बारी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इजराइल और युगांडा के बीच 4,500 किलोमीटर की दूरी, प्लेन से जाकर वापस लौटना भी था, और कोई विमान बिना रिफ्यूल के इतनी लंबी यात्रा करने में सक्षम नहीं था। उस समय इजराइल के पास हवा में रिफ्यूलिंग की भी क्षमता नहीं थी। ऐसे में उन्हें यात्रा के बीच में पड़ने वाले किसी देश से मदद की ज़रूरत थी। केन्या इस मामले में इजराइल की मदद कर सकता था, लेकिन उसकी सरकार भी ईदी अमीन को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, खासकर जब केन्या के बहुत सारे लोग युगांडा में काम करते थे। केन्या की सरकार में एक कृषि मंत्री हुआ करते थे, ब्रूस मैकेंजी ने केन्या के राष्ट्रपति को इजराइल की मदद करने के लिए मना 707 केन्या में लैंड किया गया। इसे एक हवाई अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। दूसरा बोइंग एक कमांड पोस्ट की तरह काम कर रहा था, जो पूरे ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। अब बात उस मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर गाड़ियों की, जो पहले विमान के अंदर रखी थीं। इन्हें क्यों लाया गया था? मोसाद को मिली इंटेलिजेंस की जानकारी के अनुसार ईदी अमीन ऐसी ही एक काली रंग की मर्सिडीज का इस्तेमाल किया करता था, और उसके पीछे लैंड रोवर में उसके गार्ड्स रहते थे। प्लान यूं था कि कमांडोज का एक ग्रुप इस मर्सिडीज में बैठकर टर्मिनल के आगे जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सुरक्षा वालों को लगे कि ईदी अमीन यात्रा से वापस आ रहे हैं। इस तरह वह लोग उस इमारत के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते थे जिसमें बंदूकों को रखा गया था। पहला हरक्यूलियस प्लेन 11 बजे एताम्बे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके पीछे का दरवाज़ा पहले से खोलकर रखा गया था, ताकि गाड़ियां और कमांडोज जल्द से जल्द उतारकर अपनी पोजीशन ले सकें। काली मर्सिडीज में बैठकर पहली यूनिट पुराने टर्मिनल की तरफ बढ़ी। बंदूकों को रखा गया था। एक यूनिट रनवे को संभाला ताकि उसे खाली कराया जा सके। डर था कि ईदी अमीन के लोग उनकी वापसी की फ्लाइट को रोकने के लिए रनवे पर कुछ ट्रक खड़ा कर ना दें। तीसरी यूनिट उस खाली प्लेन में रक्षा में तैनात थी, जिसे बंदूकों को वापस ले जाने के लिए लाया गया था। इस यूनिट का काम था एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को नष्ट करना, ताकि उनके पीछे कोई ना आ सके। पूरे मिशन के लिए 1 घंटे की समय सीमा तय की गई थी। अब देखिए ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ। नेतन्याहू की यूनिट मर्सिडीज और लैंड रोवर में आगे बढ़े, लेकिन शुरुआत में ही उनके प्लान को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी एयरपोर्ट के गार्ड उन्हें राष्ट्रपति का काफिला समझेंगे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें देखते ही रुकने का आदेश दिया। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मोसाद से एक गलती हो गई थी।
उन्हें पता नहीं था यदि अमीन ने कुछ दिन पहले ही गाड़ी बदली है और अब वह काले रंग की मर्सिडीज में नहीं सफ़ेद मर्सिडीज में चलता था। नेतन्याहू के पास वक्त कम था। उन्होंने गार्ड्स पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन आगे चलकर उनसे एक गलती और हो गई। गोली फायर करने से पहले बंदूक में साइलेंसर लगाना भूल गए, लिहाजा गोली की आवाज़ पूरे एयरपोर्ट में गूंज सुनाई दे गई और युगांडा के गार्ड्स सतर्क हो गए। इजरायली फोर्सेस के पास जो सरप्राइज सेक्टर था वो ख़त्म हो चुका था। अब उन्हें जो भी करना था तेज़ी से करना था, इसलिए सभी कमांडो तेज़ी से पुराने टर्मिनल की तरफ भागे और उन्होंने मेगाफोन में घोषणा की, सब नीचे लेट जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं। जैंग मैमूनी नाम का एक 19 साल का लड़का वक्त पर नीचे नहीं झुका और गलतफहमी में उसे गोली लग गई। 2 और बंदूकों को गोली लगने से उनकी जान चली गई। इन सभी को एक कमरे में रखा गया था जिसमें सिर्फ हाईजैकर्स के लीडर विल्फ्रेड बोस को जाने की इजाज़त थी। इस बात का फ़ायदा इजरायली फोर्सेस को मिला। फुर्ती से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने विल्फ्रेड बोस और उसके साथियों को मार गिराया। इस काम में सिर्फ 6 मिनट लगे। इतनी देर में युगांडा के सैनिक भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली फोर्सेस के साथ 20 मिनट चली मुठभेड़ में युगांडा के 45 सैनिक मारे गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने जल्दी बंदूकों को विमान में बिठाया और उन्हें रवाना कर दिया। एक दूसरी यूनिट से एयरपोर्ट पर खड़े सभी जेट विमानों को नष्ट कर दिया ताकि उनका पीछा ना कर सकें। इसके बाद वो लोग भी अपने विमान में बैठकर वापस लौट आए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरा हो चुका था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट को विदेशी ज़मीन पर हुआ दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और ख़तरनाक कमांडो मिशन माना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजराइल ने इसे ऑपरेशन को योनातन के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान योनातन नेतन्याहू वो एकलौते सैनिक थे जिनकी जान चली गई थी। एक बंधक को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान खो दी थी। गोली लगते ही एयरपोर्ट पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस मौत के बाद इजराइल में हमेशा के लिए वह अमर हो गए। इजराइल आज भी उन्हें अपना सबसे बड़ा हीरो मानता है। तारीख का यह शानदार किस्सा हमें lallantop.com से पढ़ने को मिला और हमने आपके सामने पेश किया। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा किताब वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।